अभी अभी जो FA2 एग्ज़ाम हुआ है उस प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो इसमें पहले सूचनाएं हैं। प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए आपको 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो ये 20 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। इसमें सबसे पहला फर्स्ट रोमन हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार दीजिए। यहाँ आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उसके अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है और हर एक प्रश्न फर्स्ट रोमन में 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न, कस्तूरी कुंडली में बसी है। रेखांकित शब्द का तद्भव रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव समझना बहुत अनिवार्य है। तत्सम, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम हम हर एक चीज एक ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। तत्सम, सम फॉर संस्कृत समझ लो। तद्भव, भ को एच के जैसा हिंदी समझ लो। तत्सम, जिस तरह से संस्कृत में शब्द को लिखा जाता है। और तद्भव, बाद में हिंदी में उसमें जो चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी संस्कृत में सूर्य और हिंदी में वही चेंज होकर थोड़ा सा बदलकर सूरज लिखते हैं। संस्कृत में पुष्प, इसी को हिंदी में फूल लिखते हैं। तो ये सूर्य, पुष्प तत्सम शब्द हुए और सूरज और फूल तद्भव शब्द हुए। तो यहाँ पर कुंडली तत्सम शब्द और इसका तद्भव रूप है नाभि। नेक्स्ट, आसमान में पतंग उड़ती है। वाक्य में क्रिया शब्द पहचानिए। तो इस बार थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज किया है। इससे पहले ये लोग क्रिया विशेषण पहचानने को बोलते थे, इस बार इन्होंने क्रिया पहचान कर लिखिए बोला। ये भी आपको विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आसमान और पतंग क्या है, संज्ञा शब्द है और उड़ती क्रिया है। नेक्स्ट, 1503, 1503 कितना हो गया, 1503, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। रेखांकित शब्द का उपसर्ग विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब रुको बताती हूँ। अब हमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं ये हमें क्लैरिटी चाहिए। उसकी क्लैरिटी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय की क्लैरिटी। उपसर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है, मैं उदाहरण देके आपको क्लियर करती हूँ, उसके बाद आप अपने आप ही उत्तर बताओगे कि उपसर्ग क्या है। सबसे पहले एक वर्ड है, चलो समझो उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग बना है उप प्लस सर्ग से। उप मतलब समीप और सर्ग का मतलब है सृष्टि। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। ध्यान से समझो। हार, 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 हार। हार का मतलब क्या हुआ, एक तो गार्लैंड भी बोलते हैं। अब हार में हम यहाँ पर शब्दांश ऐड कर रहे हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, शब्द का अंश, शब्द का एक छोटा सा पार्ट। वी, आ, प्र,
सम, ये ऐड किया हमने। तो विहार, हार में वी ऐड करते ही वो क्या हो गया, विहार। विहार यात्रा हम जाते हैं ना कहीं घूमने। नेक्स्ट आहार मतलब भोजन, आपने आज आहार क्या लिया, भोजन में क्या खाया। प्रहार मतलब अटैक करना, प्रहार करना। संहार, राम ने रावण का संहार किया। तो यहाँ पर तेलुगु प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, संहार नहीं बोला जाएगा, संहार बोला जाएगा। तो ये सब क्या है, विहार, आहार, प्रहार, संहार, ये सब क्या है, उपसर्ग। मतलब किसी शब्द में ये लगने पर उस शब्द का अर्थ चेंज हो गया। सब यहाँ पर शब्द मूल धातु हार 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 है, ये सब उपसर्ग हैं पहले वाले, और बाद वाले शब्द। तो इनमें ये लगने पर इनका क्या चेंज हो गया, अर्थ चेंज हो गया। तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश जो कि किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर एक वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो बताऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कभी। ये इतने ही नहीं, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, तो अब इधर उपदेश। तो यहाँ पर शब्द क्या है, उपदेश। तो अब इसे अलग करेंगे हम, शब्द को अलग कर देंगे और उपसर्ग अपने आप ही अलग से दिखेगा आपको। तो देश मतलब कंट्री, इसमें हमने उप ऐड कर दिया। उपदेश, किसी को उपदेश देना, अच्छी बात बताना, तो यहाँ पे उपसर्ग हुआ। नेक्स्ट, उनकी गद्य में वैचारिक परिपक्वता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या आया, प्रत्यय, इसे क्या बोलेंगे, सफिक्स। इंग्लिश में भी देखिए, यूजफुल, यूज वर्ड है और फुल क्या है, सफिक्स है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी वैचारिक, वैचारिक, तो यहाँ पे क्या अलग हो गया, इसमें क्या ऐड हुआ है, इक, विचार प्लस इक, वैचारिक, विचार करने योग्य। तो ये क्या हो गया, प्रत्यय। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस किसकी मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, ई, तो ये प्रत्यय है, ई प्रत्यय है जो इसमें जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पैसेज। आज केवल ग्रामर पढ़ाऊंगी, क्लास का ये पैसेज और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। जिसको भी डाउट हो बाद में मेरे से पूछ सकता है या कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए गद्यांश, गद्यांश मतलब गद्य का अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी हर एक प्रश्न 1 मार्क का होगा और आपको ध्यान से पहले गद्यांश पढ़ना है, डेड इजी। इसमें पूरे 5 मार्क्स आउट ऑफ आप ला सकते हो। मेरे भाई साहब, भाई साहब मतलब बड़े भैया, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, 5 years बड़े, लेकिन 3 दर्जे आगे, 3 क्लास आगे थे। एज में 5 साल बड़े लेकिन 3 दर्जे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दी से काम लेना पसंद ना करते थे। लेकिन तालीम, स्टडीज के मामले में वो जल्दबाजी नहीं करते थे, वो धीरे धीरे करना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। 1 साल में करने वाले काम के लिए वो 2 साल लेते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, बेस बुनियादी, हाँ, अगर वो पुख्ता मजबूत ना हो, पुख्ता मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मकान कैसे पायदार बने, फिर मकान कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये हमारा पैसेज है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे। देख के यहाँ पे एक 5 लिखा है, एक 3 लिखा है, ये देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े, यहाँ पर ही आ गया है, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े। तो आंसर क्या होगा, आंसर लिखने का तरीका, फर्स्ट नंबर डालना है,
भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। सेकंड, भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे, यहीं पे आंसर होगा। कितने दर्जे आगे थे, तो आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, वहीं से स्टार्ट करो। भाई साहब लेखक से केवल हमें चेंज करना है, कितने प्लेस में ही लिखना है, वही चेंज करना है। क्या लिखेंगे? सेकंड आंसर यहीं पे लिखती हूं। भाई साहब लेखक से 3 दर्जे आगे थे। नेक्स्ट, थर्ड, 1 साल का काम 2 साल में कौन करते थे? आ जाओ यहाँ पे, वापस आ जाओ। इस लाइन को देखो, 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कौन? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? भाई साहब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्या लिखेंगे अब आंसर? 1 साल का काम 2 साल में भाई साहब करते थे। ये हो गया। नेक्स्ट, क्या पुख्ता ना हो तो मकान पायदार नहीं बन सकता? देखो, क्या पुख्ता ना हो, यहां पर ये आंसर है। बुनियाद ही गुना दी बेस। फोर्थ आंसर, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान, पूरा लिखना है, आधा नहीं लिखना, आधा लिखोगे तो मार्क्स भी आधे ही मिलेंगे। पायदार नहीं बन सकता। नेक्स्ट, यह अनुच्छेद किस पाठ से दिया गया है? वेरी इजी, वो भी आंसर यहीं पर होगा, तुम्हें कुछ भी टेंशन पड़ने की जरूरत नहीं है। भाई साहब है ना, बड़े ऐड करना है तुम्हें, उतना ही, बड़े भाई साहब। तो आंसर लिखने का तरीका बता रही हूं मैं। 5th वन, यह अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ओके। तो यह अनुच्छेद बड़े भाई साहब पाठ से दिया गया है। हो गया यहां तक। इसके बाद अब थर्ड रोमन है मीठी, ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, और मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। थर्ड क्वेश्चन, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और जहां तक मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज रट कर या बट्टी मार के मत पढ़ो, उसको समझ के अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। आप जितने भी आंसर लिखोगे, ये पब्लिक का रूल है, आप जो भी आंसर लिखोगे, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, फुल ऑफ मिस्टेक हो, उसमें आप
की लाइंस वो काउंट करेंगे और जितनी भी गलतियां होंगी उसके लिए 1 मार्क कट होगा अगर आपका मैटर पूरा करेक्ट है। तो ओन से लिखने के लिए कोशिश करिए। नेक्स्ट 4th रोमन में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, अथवा मतलब और या कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, इस तरह के क्वेश्चन लेने चाहिए। तो ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे बाद में मैसेज कर सकता है, या फिर मैं अपना फ़ोन नंबर दे रही हूँ उसमें भी मैसेज करके पूछ सकता है।